गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं SDIT एकेडमिक्स चैनल और इस चैनल पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा सल्फर साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, कॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं सल्फ़र साइकिल। दोस्तों, आप जानते हो कि सल्फ़र कहाँ मिलता है। सल्फ़र प्रकृति में हर जगह पर मिलता है, पेड़ पौधों के शरीर में मिलता है, ये समुद्र की तलछट में पाया जाता है, उसके अलावा जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, लकड़ियों के अंदर या कोयले की खानों के अंदर या और बहुत सारे पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है। तो प्रकृति में मुक्त रूप से या किसी दूसरे पदार्थ के साथ में यौगिक के रूप में ये सल्फ़र बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वहाँ से ये सल्फ़र निकलकर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ये प्रकृति की सभी चरणों से गुजरता हुआ, जैसे जल में, उसके अलावा वायु में, ठोस पदार्थों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, ये लगातार घूमता रहता है। तो इसके सल्फ़र के जो घूमने की इस जो प्रक्रिया है, इसको सल्फ़र साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर बादलों में एसिड रेन के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सल्फ़र जब पृथ्वी पर आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके जो कुछ चट्टानें होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है या संगमरमर है, इनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। उनमें जो कैल्शियम है वो सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके वो अपनी जगह छोड़ देती है। ठीक है, वहाँ से ये जल में साथ घुल जाता है कैल्शियम, और ये वाटर बॉडीज़ के अंदर सल्फ़र और कैल्शियम चले जाते हैं और वहाँ से जो चट्टान है उसमें गड्ढे जैसे संरचनाएं बनने लगती हैं। तो इसकी वजह से एक तो चट्टानें खराब हो गई, दूसरा सल्फ़र वहाँ से जो हवा में था सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ में, वहाँ से पानी के साथ मिलकर, हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर देखिए हवा में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं इसको H2S गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये हवा में था। ठीक है, और ये हवा में जो सल्फ़र होता है उसको पेड़ पौधे या जीव जंतु श्वसन के साथ में अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ये शरीर के अंदर चला जाता है। तो और फिर वो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ पृथ्वी के अंदर चला जाता है। दूसरा इसका तरीका, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, उसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर एसिड रेन का कारण बनता है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड का 1 मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ये जब मिलते हैं तो इसको क्लोरोबियम बोला जाता है। क्लोरोबियम बनाते हैं, मतलब यहाँ पर बनता है 2CH2O। ठीक है, प्लस यहाँ पर H2SO4 बनता है। यहाँ पर ये जो H2SO4 बनता है, ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। ये अगर किसी चट्टान के ऊपर गिरता है या किसी जहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं पाई जाती है, उनके ऊपर अगर ये गिरता है तो उनको ये पिघला देता है और वहाँ से अपनी जगह पर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उस जो चट्टान के अंदर ये पाई जाती हैं उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और दूसरा, सल्फ़र अपनी जगह बदल लेता है।
तो बरसात के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। जब ये गिरती है तो ये कई जगह पर जा सकती है। एक तो पानी के साथ मिलकर नदियों में चली गई, नदियों के द्वारा ये समुद्र में चली गई, समुद्र में जाने पर ये समुद्री जीवों के शरीर के अंदर पहुंच जाती है। दूसरा, अगर वो पानी सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ पानी ज़मीन के अंदर चला गया तो वहाँ से ये कई जगह जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधों की जड़ों में, पेड़ पौधों की जड़ों के साथ साथ में ये पेड़ पौधों के अंदर पहुँच जाती है ना। और जब पेड़ पौधों के अंदर पहुँच जाती है तो पेड़ पौधों खा लेते हैं कुछ जीव जंतु, वो जीव जंतु के शरीर में पहुँच जाता है। अब जीव जंतु इस सल्फर को कैसे छोड़ेंगे? या तो श्वसन के द्वारा छोड़ेंगे, या फिर मलत्याग के द्वारा छोड़ेंगे, या फिर फाइनली अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा ये इनको बाहर छोड़ेंगे, जिससे वो सल्फर प्रकृति में फिर से पहुंच जाता है। तो ये एक साइकिल बन गई कि सल्फर कैसे यहाँ पर कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि बरसात के साथ में ये जो सल्फर है वो कैसे कैसे अपनी जगह बदल रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रकृति में सल्फर मौजूद होता है चट्टानों के रूप में। जैसे चट्टान के अंदर सल्फर है, उसको कुछ साइनोबैक्टीरिया या थर्मोफिलिक आर्चिया बैक्टीरिया या कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, ये डीसल्फरिकेशन रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। मतलब सल्फर जो किसी भी यौगिक के साथ में बाइंडिंग में था, एक बॉन्ड बनाकर उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको ये फ्री कर देते हैं। अब फ्री करने पर सल्फर फ्री हो जाता है तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। वो बहता हुआ या तो वो किसी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या किसी गैस के साथ मिलकर प्रकृति में कैसे भी पहुंच सकता है ना। और वहाँ पर जाकर वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और वो वहाँ से किधर भी जा सकता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। चट्टानों के अंदर सल्फर पाया जाता है, कुछ भूगर्भिक हलचल जैसे ज्वालामुखी इन चट्टानों को पिघला देता है। अब पिघली हुई चट्टानें ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भाप के साथ ये ज्वालामुखी के साथ में वायुमंडल में जाती हैं। अब ये काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती हैं तो वहाँ से ये वापस भारी होने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी पर तो आती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस बना लेता है या H2S गैस बना लेता है। तो इस तरह से ये सल्फर के यौगिक बन जाते हैं और ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं। अब वायुमंडल में घूमते घूमते ये कई तरह की रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं तो ये किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, और अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो ये प्रकृति के बहुत सारे जगह पर, अलग अलग जगह पर पहुंच जाती हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर सल्फर SO2 बनता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ में एक और चीज़ बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे तो प्रकृति के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ पेड़ पौधों के लिए इतना खतरनाक होता है कि उनको ये ख़त्म कर देता है, जिसको हम जर्मनाशी बोलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव को धोने के लिए काम में आता है, वो भी ये ऑटोमेटिक बन जाता है। अब ये जीव जंतुओं को मार सकता है तो पेड़ पौधों को भी आसानी से मार सकता है, तो ये फिर ये खतरनाक हो जाते हैं, है ना। तो एक चेन बन जाती है, एक तरह से एक साइकिल बन जाती है कि प्रकृति से सल्फर पेड़ पौधों के जरिए हवा में जाता है या फिर पेड़ पौधों के जरिए किसी जीव जंतु के शरीर में जाता है, उस जीव जंतु के जरिए वो प्रकृति में वापस जाता है, और प्रकृति से पेड़ पौधों के जरिए या किसी इनऑर्गेनिक रिएक्शन के जरिए, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी, जैसे यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो जीव जंतु अपने शरीर के अंदर करते हैं, SO2 वगैरह बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। उसके द्वारा ये प्रकृति में पहुँचते हैं। उसके बाद में जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, एक रिएक्शन होती है, उससे एसिड रेन का कारण बनते हैं।
एसिड रेन के साथ मिलकर पृथ्वी पर आता है और वहाँ से ये बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर में पहुँचता है और वहाँ से फिर से ये चैन दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ये चैन लगातार चलती रहती है। ये चैन अलग अलग एक तरह से फूड वेब के जरिए ये प्रकृति के सभी जीवों तक पहुँचती है। उसके अलावा ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो भी सल्फ़र को फ्री करने का काम करते हैं। जैसे कुछ सल्फ़र किसी यौगिक के साथ जुड़कर प्रकृति में पड़ा हुआ रहता है और जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सल्फ़र को फ्री करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सल्फ़र जो किसी कार्बन या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था उसको फ्री कर देते हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र को हटा देते हैं दूर, है ना, जिससे ऑक्सीजन तो प्रकृति में काम में आ जाता है और सल्फ़र मुक्त अवस्था में घूमता रहता है। अब ये मुक्त सल्फ़र किसी के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ये रिएक्शन बायोलॉजिकल भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी हो सकती है, जिसके द्वारा ये रिएक्शन लगातार होती रहती है और सल्फ़र पूरी प्रकृति में घूमता रहता है। अब बात करें यहाँ पर हम इसकी कि ये सल्फ़र क्या क्या काम में आता है प्रकृति में, तो ध्यान दें सल्फ़र का कलर पीला होता है ना, और सल्फ़र बहुत सारी दवाओं में भी काम में आता है और जो कार्बनिक चेन है उसके अंदर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है सल्फ़र। तो ये एक तरह से हमारे फूड वेब को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हमारे फूड वेब से सल्फ़र को हटा दिया जाए तो इसके हानिकारक प्रभाव और अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। सल्फ़र हमारे शरीर में कुछ चीज़ों में नुकसान करता है और कुछ चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो कुछ मात्रा में सल्फ़र की हमको ज़रूरत भी होती है और कुछ मात्रा में इसकी ज़रूरत नहीं भी होती है। वैसे सल्फ़र बहुत सारे यौगिकों में काम में आता है, जैसे बारूद वगैरह बनाने के काम में आता है ना। उसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर ये काम में आता है सल्फेट बनाने में, सल्फेट या सल्फर युक्त उर्वरक बनाने में जो कि पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम में आता है। उसके अलावा यहाँ पर ये हड्डियों में कुछ मात्रा में पाया जाता है। सल्फर जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है क्योंकि यह एमिनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन का भी एक मूल घटक है। इसके साथ साथ यह जैव रासायनिक यौगिकों, पेड़ पौधों, पर्यावरण में खनिज यौगिकों आदि को अवशोषित करने का काम करता है। सल्फर उर्वरकों के उत्पादन के अलावा सल्फर के अन्य व्यावसायिक उपयोग भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए बारूद, TNT, माचिस के इंडस्ट्री में, कीटनाशक और जैसे फफूंदनाशक है आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सल्फर एक ऑक्सीकरण या कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करने की क्षमता के कारण जीवाश्म ईंधन में इसको शामिल किया जा सकता है या किया भी जाता है। सल्फर यौगिक को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं या सल्फर से जुड़े एसिड जल निकासी जो कि पारिस्थितिकी प्रणालियों को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो मानव पर सल्फर चक्र का या सल्फर साइकिल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मानवीय गतिविधियों ने वैश्विक सल्फर चक्र के संतुलन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे? माइनिंग करके, क्योंकि सल्फर प्रकृति में वैसे बहुत कम मात्रा में निकलता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना निकलता है, लेकिन जैसे ही हम माइनिंग करते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में सल्फर बाहर निकलता है। उसके अलावा हम जो भी फ्यूल जलाते हैं उससे बड़ी मात्रा में सल्फर प्रकृति में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से सल्फर प्रकृति में बड़ी मात्रा में निकलता है तो ये बड़ी मात्रा में शरीर में या फिर जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो प्रकृति का पानी है उसका pH को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर पानी में पहुंचेगा तो उसका pH एसिडिक होगा, जिसकी वजह से जो सल्फर चक्र है वो हमारे प्रकृति में मौजूद कई तरह के साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, फूड वेब को भी प्रभावित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सल्फर साइकिल है वो कैसे हमारी प्रकृति में नुकसान करता है और ये सल्फर साइकिल कैसे काम करता है, कैसे सल्फर प्रकृति में मिलता है और कैसे प्रकृति से बाहर निकलता है। तो ये हमारा लेक्चर था। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।